सो हेलो गाइस, दिस इज श्रीवास्तव। वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। सो इस वीडियो में हम आज भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को देखा था, जो कि आज़ादी के बाद से लेकर इमरजेंसी लागू करने तक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स थे उन्हीं के बारे में जाना था, उन्हें समझने का। तो अगर आपने उस वीडियो को हमारे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। वीडियो के इस पार्ट में हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इमरजेंसी के दौरान लगाए गए थे। इससे पहले वाले में हमने 38 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात किया, जिसके बाद पूरे देश में और देश के अलग अलग पार्ट्स में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। उसके बाद 39 अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारा, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर स्पीकर जो होंगे, उनसे जुड़े जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें कोर्ट के बियॉन्ड रखा जाएगा। इस इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स में, इस वीडियो के इस पार्ट में हम आगे के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन जो रेड वाला बटन है उसे जरूर दबाएं, और उसके बगल में एक घंटी का साइन है उसे जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, जो आज़ादी के बाद लागू किया गया था 39 के बाद, जो इम्पोर्टेंट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक्ट अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट हो जाता है, और उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा लाया गया एक्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर पार्ट्स, इवन कि हमारा जो प्रेम्बल है उसमें भी अमेंड कर दिया गया था। तो इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग सारे पार्ट्स पर अब कुछ न कुछ चेंजेस लाया था, जिस कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला है इसमें कि क्या क्या चेंजेस में लाए गए। तो पहला चेंजेस जो है इसमें हमारे प्रियम्बल में किया गया, जो उस वक्त का हमारे प्रियम्बल में अब तक सिर्फ एक ही बार चेंज किया गया है, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही किया गया था। उसके बाद या उससे पहले कभी भी अमेंडमेंट एक्ट्स में या प्रियम्बल्स में चेंजेस नहीं किए गए। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड को ऐड कर दिया गया: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इससे पहले जो था वो हमारा सोवेरिजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया कहलाता था, जबकि इसके बाद, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद, हमारे प्रेम्बल में सोवेरिजन डेमोक्रेटिक को चेंज कर सोवेरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया, यानी कि सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को हमारे प्रेम्बल में डाल दिया गया। इसके बाद जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें भी ऐड किया गया, जो कि एक नए पार्ट में 44 पार्ट 4A में ऐड किया गया, जो कि सिटीजन्स के थ्रू एक कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं उन्हें सिटीजन्स को फॉलो करना ही था, इसके लिए ये किया गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस अमेंडमेंट एक्ट को। ये अमेंडमेंट एक्ट उस वक्त के इमरजेंसी के ड्यूरेशन में पास किया गया था। उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी लागू थी और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, या आप कह सकते हैं उन प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, या उनसे जुड़ी जो भी लॉ उन्हें हटाने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया एक तरह से। और उसने नागरिकों की कुछ फिक्स ड्यूटीज़ को कुछ फिक्स किया गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को एडवाइस ऑफ कैबिनेट से बियॉन्ड रखा गया, और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल फॉर द अदर मैटर्स, आर्टिकल 323A और 323B को पार्ट 14A में ऐड किया गया। साथ साथ लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनके सीट्स को फिक्स कर दिया गया, यानी कि उनके सीट्स को बढ़ाया नहीं जा सकता था 2001 तक, यानी 2071 से लेके 2001 तक कितने भी पॉपुलेशन बढ़ जाएं तब तक उनके सीट्स को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था, उसे फ्रोज कर दिया गया। नेक्स्ट था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसे जुडिशियल स्क्रूटनी से अलग कर दिया गया, यानी कि कोर्ट के थ्रू उस पर कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते थे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे उन्हें कोर्ट्स में नहीं
चैलेंज किया जा सकता था। इसके साथ जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भी बनाए गए, उन्हें भी कोर्ट से अलग कर दिया गया। चाहे इसके लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया जा सकता था, चाहे वो कोर्ट्स में भी जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो कोर्ट्स की पावर थी उन्हें कम कर दिया गया, यानी उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ टू डील विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। चूँकि उस वक्त हमारे जो इमरजेंसी लागू थी पूरे देश में, उसके कारण कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके खिलाफ हो रहे थे। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये पार्लियामेंट को ये उस पर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, उनके द्वारा जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कहे जा रही थी, उन पे लॉ बनाने का काम भी ये पार्लियामेंट को दे सा। ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया कि उन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ पे भी लॉ बनाया जाए। और इन जो लॉज होंगे जो कि इस एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ पे बनाए जाएंगे, उन्हें फंडामेंटल राइट्स के एबव रखा जाएगा, यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जाएगा उन्हें। नेक्स्ट है हमारा एडेड द 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और ऐड किया गया। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड और जो भी वर्कर्स होंगे उन्हें इंडस्ट्रीज या फिर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आना पड़ेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटी द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जितने जो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू है उसके भी आगे उन्हें प्रसार उसका किया गया। एक्सटेंडेड द 1 टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट फ्रॉम द 6 मंथ टू 1 ईयर। यानी जो प्रेसिडेंट रूल लागू होता है उसे 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक के लिए कर दिया गया। शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। यानी कि उसमें अब स्टेट ही नहीं, केवल स्टेट ही नहीं, सेंट्रल भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उन 5 लिस्ट में था एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो इन सारे चीज़ों में अब जो पावर्स हैं यानी सेंटर के पास भी चली गई। यानी आप समझ सकते हैं इस पॉइंट के बाद कि जो स्टेट्स के पावर थे उन्हें कम कर और सेंट्रल के पावर को बढ़ा दिया गया। डिड अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्स में भी एक नए फॉर्म को बनाया गया। एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ इट्स मेंबर एंड कम्युनिटी। उनके राइट्स और उनके प्रिविलेज के लिए टाइम टू टाइम पार्लियामेंट्स नए रूल्स बना सकती है, उनके लिए वो पार्लियामेंट्स को पावर करता था ये रूल भी। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के क्रिएशन में एक नया फॉर्म करता है। सॉर्टेन द प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन बाय टेकिंग अवे द राइट ऑफ सिविल सर्वेंट टू मेक द रिप्रेजेंटेशन एट द सेकेंड स्टेज आफ्टर द इंक्वायरी एंड द पेनाल्टी प्रोस्पोर्ट। यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं अगर वो किसी राइट्स को, अगर किसी एक्शंस को वो प्रोवाइड नहीं करते थे तो उन्हें भी एक पेनल्टी प्रपोज्ड भी उन पे ऊपर बैठा सकता था। ये एक लीगल एक्शन लिया गया। कर्टेन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द राइट जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। यानी कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स थे उनके पावर्स में भी कमी की गई। रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर। 5 से 6 साल तक स्टेट लेजिस्लेटिव और जो लोकसभा है उनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। यानी कि उनके टेन्योर अब 5 नहीं 6 साल तक 6 साल होंगे। एम्पावर द सेंटर डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेज एनी स्टेट टू डील विद द ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि सेंट्रल चाहे जहाँ भी चाहे पूरे स्टेट में कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस को तैनाती कर सकता था। तो ये जो कुछ चेंजेस हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद हमारे संविधान में लाए गए। और ये चूँकि हर पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में चेंजेस ला रहा था, जिस कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चूँकि
उस वक्त के इमरजेंसी के ड्यूरेशन में लाया गया था, और इस वजह से ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या चेंजेस उस वक्त लाए गए। तो नेक्स्ट है हमारा 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो भी अमेंडमेंट एक्ट था, इसके बाद, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद इमरजेंसी को हमारे देश से हटा दिया जाता है, और जो भी नए चीज़ें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी उन्हें ऑमिट करता है, उन्हें हटाता है। ये रिस्टोर द जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इशू ऑफ राइट्स। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो भी उनके जो पावर्स थे उन्हें वापस उन्हें मिलता है। एंड डिप्राइव द पार्लियामेंट ऑफ इट स्पेशल पावर टू मेक लॉ टू डील विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। और जो पार्लियामेंट के पास जो पावर्स आ गई थी कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ रूल्स बना सकते थे, उन्हें भी डिप्राइव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो एक्ट है, उस वक्त के बाद जो नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद जो नई पार्टी चुन कर आई हमारी जनता पार्टी, उन्होंने ये अमेंडमेंट एक्ट लाया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कई पॉइंट्स को पूरी तरह से ख़त्म करता था, और या फिर कुछ पॉइंट्स को चेंजेस करता था। पहला जो चेंज था वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के टर्म्स को लेके था, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 6 ईयर्स का कर दिया गया। उसे टर्म्स को वापस से उस टेन्योर को 5 ईयर्स में चेंज किया गया। जो पार्लियामेंट में कोरम से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में, उसे रिस्टोर किया गया। याद रखिएगा, कोरम होता है जिसमें 5-6 लोग होते हैं, उनके बिना कोई भी बिल पास नहीं करवाई जा सकती थी। उससे रिलेटेड जो प्रोविजन थे उसे वापस से रिस्टोर किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट में। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज थे, जो कि उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे उन्हें मिले गए थे, उसे पूरी तरह से ऑमिट कर दिया गया। इवन उस वक्त के जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस थे उन्हें ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई, जिसमें वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव में हो रहे प्रोसीडिंग्स की एक ट्रू रिपोर्ट पब्लिश कर सके। नेक्स्ट है एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एंड वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ रिकंसिडरेशन। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स वापस से दी गई, जिसमें कि वो अगर कोई भी एडवाइस या फिर एडवाइस के लिए कैबिनेट के पास वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस कोई भी बिल को भेज सकते थे। नेक्स्ट है डिलीट द प्रोविजन विच मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फाइनल इन इशूइंग ऑर्डिनेंस। यानी कि ऑर्डिनेंस के इशू होने में फाइनल में जो सेटिस्फैक्शन था, जो प्रोवाइड प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास या एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो था, उसे डिलीट कर दिया गया, उन प्रोविजंस को डिलीट कर दिया गया। रिस्टोर सम ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स थे उन्हें रिस्टोर की गई। और रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। ध्यान से समझिएगा, इसे ये इंपॉर्टेंट है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी हमारे देश में, तो उस टाइम पे जो रीज़न बताया गया था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस का। तो इस वर्ड को चेंज करके, इस टर्म को चेंज करके आर्म रिबेलियन कर दिया गया। आर्म रिबेलियन ये हुआ कि जब तक हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण न हो, या फिर कोई देश में जब तक कोई आर्म लेके कोई हमारे देश पे आक्रमण करने ना आए, तब तक नेशनल इमरजेंसी को नहीं लगाया सकता। यानी कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि हमारे देश में कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हम नेशनल इमरजेंसीज को नहीं लगा सकते थे। ये आर्टिकल 352 में चेंजेस लाए गए। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ओनली द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। यानी कैबिनेट जब तक कोई रिटन में न दे प्रेसिडेंट को कि नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते थे। मेड सर्टन प्रोसीड्यूरल सेफ गार्ड विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। यानी प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड कुछ सेफ गार्ड्स में बनाए गए। डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, ये ध्यान समझिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी उस वक्त फंडामेंटल राइट्स में हुआ करते थे, बट उससे फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे एक केवल लीगल राइट बना दिया गया, जिसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 300A, आर्टिकल 300A। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाने का रीज़न था कि देश में जो अमीरी और गरीबी के बीच जो डिफरेंसेस थे उन्हें कम करने के लिए ये चीज़ वहाँ से हटाई गई। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। यानी नेशनल इमरजेंसी अगर लागू होती है तो जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए हैं उन्हें सस्पेंड नहीं की जा सकती थी किसी भी तरीके से।
नेक्स्ट है omit the provision which took away from the power of court to decide the election disputes of the president, vice president और prime minister और speaker of लोकसभा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे उनका डिसीजन वापस से जो कोर्ट से ले ली गई थी उस प्रोविजंस को ऑमिट कर दिया गया और वापस उन्हें कोर्ट के पास दे दी गई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो लाए गए थे उन्हें बदल कर 44 अमेंडमेंट एक्ट्स में उन्हें बदला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन उसके बाद आए थे, जो अमेंडमेंट्स थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।